ठीक है दोस्तों, अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये सुपरवाइज़र ऑपरेटर एग्ज़ाम आधार के लिए है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं 31 क्वेश्चन ले चुका हूँ। हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? रजिस्ट्रार को जो नहीं करने चाहिए वो है आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग ना करें। यानी कि जो जानकारी ली गई है वो खाली आधार के लिए ही उपयोग की जा सकती है, ना कि वो किसी अन्य चीज़ के लिए उपयोग की जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको इसमें सुपरवाइज़र ऑपरेटर आधार एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आप अगर मेरे क्वेश्चन को ठीक से सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं इसमें छोटे छोटे पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपके 30-50 क्वेश्चन पर पार्ट में आ सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार नामांकन अपडेट के लिए में विनिर्दिष्ट रजिस्टर को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसमें कौन सा है ठीक? इसमें पहला ठीक है, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनिमय। ये एक अधिनियम बनाया गया था जिसके तहत इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों ईए के रूप में सूचीबद्ध करता है? तो इसे जो सूचीबद्ध करता है वो इसमें दूसरा ठीक है, रजिस्ट्रार और UIDAI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? रजिस्ट्रार की जो मूल जिम्मेदारी है वो है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनिमय का पालन करे, एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर ले, संकलन करे और उसके कामकाज को मॉनिटर करे। अगला है, सुनिश्चित करे कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए उसके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी और या व्यक्ति प्रमाणित है, उन सभी की वो जांच करे। और ऊपर के सभी, यानी कि जो सभी चारों हैं इसमें सभी के सभी ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनाने के लिए पात्र है? तो इसमें पहला ठीक है, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFE में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्त को पूरा करने वाला, वो जो है इसके लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को, एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे सके। और दोस्तों, इसकी जो किताब का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो इसकी हिंदी की बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी पढ़ सकते हैं। उसकी तैयारी आपको और अच्छी हो जाएगी। वो जो है आपकी UAID द्वारा आधारित किताब है जो कि उन्होंने नेट पर डाली हुई है, तो वही मैं भी डाल दूंगा जिससे कि आप तैयारी उसकी और अच्छे से कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए? तो इसमें पहला है 18 वर्ष की आयु से ऊपर का होना चाहिए, दूसरा है 10+2 होना चाहिए, उसका आधार नंबर होना चाहिए, चौथा है एक प्रशिक्षण और प्रमाणिक एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र चाहिए, और पांचवा है बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि पांचवा छोड़ के जो बाकी चार योग्यताएं हैं वो इसमें होनी ही चाहिए, यानी कि इसमें तीसरा विकल्प जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, EA पर्यवेक्षक के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? तो इसका आंसर है स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और साथ में लिप्त यंत्र सहज होना चाहिए। ये लिप्त यंत्र का मतलब है ट्रांसलेशन, सहज होनी चाहिए।
जिसका आंसर वहाँ पर जो क्वेश्चन और उनके आंसर होते हैं वो इंग्लिश में भी साथ में लिखे होते हैं। तो जो आपको वर्ड हिंदी में समझ में ना रहा हो तो उसको आप इंग्लिश में पढ़कर जो है समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से कौन नामांकन केंद्र में प्रशिक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? तो उसकी जो जिम्मेदार है वो है ऑपरेटर पर्यवेक्षक, यानी कि ऑपरेटर और सुपरवाइज़र। इसका तीसरा आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फार्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फार्म को सत्यापन के लिए संबंधित को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? वो करता है प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को। तो इसका ये आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकन उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? तो इसमें वो है चौथा, ऑपरेटर सुपरवाइज़र जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्रित करना चाहिए? परिचालक के हस्ताक्षर, परिचालक का अंगूठे का निशान, परिचालक का आधार संख्या। तो इसमें जो है ये सभी विकल्प आएंगे, ये चारों के चारों ही तीनों के तीनों ही इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक का क्या होना चाहिए? तो इसमें जो होना चाहिए, आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करे, ठीक है। अगला है, नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें, ठीक है। अगला है, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। तो इसमें सभी चारों के चारों जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक 10 दिन में कम से कम एक बार समकालिक हो। तो इसका जो आंसर है वो है 10 दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक को डाटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? नंबर एक है इसमें, बाह्य हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डाटा का बैकअप ले। बिल्कुल सही है, ये लेना चाहिए। दूसरा है, अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजे। ये गलत है, ये नहीं है। तीसरा है, हर 10 दिन में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करे। ये भी ठीक है। चौथा है, भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। ये भी ठीक है। पांचवा है, गूगल क्लाउड पर सभी डाटा सुरक्षित करें। तो ये भी गलत है। इसमें जो है दूसरा वाला हमारा ठीक है, यानी कि पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि सत्य है। दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। ये जो है असत्य है। अगला है, नामांकन डाटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? तो निम्न में से निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में वो आकर जो है अपनी त्रुटि को ठीक करा ले, यानी कि तीसरा वाला इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्रिया में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? उसे उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें, ये करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? तो इसका तीसरा वाला ठीक है, नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? तो इसका आंसर जो है तीसरा वाला ठीक है,
नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंडित है? तो इसके लिए जो है व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणक एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। इसमें चौथा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवासी के आधार नामांकन या आदतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो उसके जो है सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर हैं। निवासी के आधार नामांकन या आदतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर को निम्न में से क्या करना चाहिए? निवासी के अंगूठे की छाप, ऑपरेटर के अंगूठे की छाप, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। इसमें जो है वो तीसरा वाला ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है ट्रू फॉल्स। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक्स और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। नहीं, ऐसे कैसे होगा? फिर उसकी आइरिस कैसे ली जाएगी, आंखों की छाप कैसे ली जाएगी? तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसंख्या के डाटा की समीक्षा करनी चाहिए। तो ये ठीक है, इसीलिए उसमें 2 स्क्रीन लगी होती हैं कि भई आप अपना डाटा जो है वो जांच लो। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसे न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम योग्यता जो होती है आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता की, वो होती है 10वीं पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है? तो वो होता है UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय को। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो पहला वाला है CELC टैबलेट यूज़ उसमें किया जाता है। उसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता, वो बाद में किया जाता है। पहले जो है CLC टैबलेट का ही यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है तीसरा, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें, है ना। अगला है, सत्यापनकर्ता कौन है? सत्यापनकर्ता व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है, उसे सत्यापनकर्ता कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो है वो सत्यापनकर्ता के लिए उपयुक्त होता है। तो इसमें दूसरा सही है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? वो है बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें शेयर कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 में जल्दी मिलेंगे।